अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अ, इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। तकरीबन 14 लेक्चर्स हैं। उनमें से बाज़ जो लेक्चर्स है 1, 2, 3, 4, 5 वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं और बाकी जो है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। लेकिन दोज लेक्चर्स वर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस। अब जो न्यू सिलेबस है मेरे पास, जो सिलेबस है ये पीएमडीसी ने जारी किया हुआ है 2025 का। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 भी है जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम में जो पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आ, इसको पढ़ते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ठीक है, एंड देन वी आर कमिंग टू द एमसीक्यूज। तो याद रखिए आप लोगों के कोर्स में वेक्टर्स के एडिशन के दो मेथड्स हैं। एक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल मेथड, और एक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आपको डायरेक्ट वेक्टर्स गिवन है, यू कैन ऐड देम एंड यू कैन गेट द रिजल्टेंट। वेक्टर्स को हम क्यों ऐड करते हैं? टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। सही है। दूसरा मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, उनके कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं। अब मसलन आपको पता है अगर एक वेक्टर प्लेन में है, प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो। फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर्स प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चार होंगे। अगर आप लोगों के पास 1000 वेक्टर्स हैं प्लेन में, तो इन 1000 वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2000। तो 2000 में से जो 1000 कंपोनेंट्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस और जो 1000 है वो अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप सारे एक्स कंपोनेंट्स ऐड करें तो यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट, और सारे वाई कंपोनेंट्स ऐड करें तो यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट। इन दोनों को ऐड करें तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करें फिर भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, और अगर डायरेक्ट ऐड ना करें, आप इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें तो फिर भी वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 5 नोट्स है, 100 के 5 नोट्स हैं, आप ऐड करें तो यू आर गेटिंग 500 का नोट आ जाएगा। ठीक है ना, 5 नोट्स अगर 100 के हैं, आप डायरेक्ट ऐड करें तो यू आर गेटिंग अ सिंगल नोट ऑफ 500। लेकिन हर नोट को अगर आप दो में डिवाइड करें, मसलन 100 को दो में डिवाइड करें तो दो 50 बन जाएंगे। तो 500 के नोट्स को अगर आप 50-50 में डिवाइड करें, कितने नोट्स बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 10। अगर आप 10 नोट्स 50 के ऐड करें फिर भी यू आर गेटिंग द सेम 500 नोट। इसका मतलब है वेक्टर्स को अगर आप डायरेक्ट ऐड करें या इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें, इट डजंट मैटर, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। अब आप देखें इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक्स, ठीक है, एक्स डैश, एंड दिस इज वाई, एंड दिस इज वाई डैश, एंड दिस इज द ऑरिजिन। ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो आप जरा देखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, रेनी डिस्कार्ट उसका नाम था। अच्छा देखें, अब इधर देखें, मसलन हमारे पास सपोज अगर ये है एक वेक्टर, लेट अस सपोज इफ दिस इज अ वेक्टर A1,
A1 इज अ वेक्टर, कहां पर है ये वेक्टर, कहां है, एक्स वाई प्लेन में। तो आप देखिए इसके दो कंपोनेंट्स है, ये न एक्स एक्सिस में है न वाई में है, तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। सपोज इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेट दिस इज अनदर वेक्टर, ये है a1, और अगर ये एक दूसरा वेक्टर है, दिस इज अनदर वेक्टर विच इज फॉर एग्जांपल a2। क्लियर, ये अगर आप देखिए दिस मेक्स एन एंगल थीटा 2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देयर आर टू मेथड्स, एक मेथड ये है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, यू आर गेटिंग द रिजल्ट, और दूसरा मेथड ये है कि आप इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें, यू आर गेटिंग द रिजल्ट। अंडरस्टैंड। तो देखिए इस तरह, फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर के साथ अगर आप लोग ये वेक्टर ऐड करें, इसको यहां से उठाकर बिल्कुल इसका इक्वल या पैरेलल वेक्टर ड्रा करें, तो ये हमारे पास है a2। इस a2 को यहां से उठाकर a1 के साथ ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो है r, दिस इज r। और ये r जितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इस एंगल को वी कॉल थीटा सब r, दिस इज कॉल्ड थीटा सब r। थीटा सब r का मतलब है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में द एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव कन्वेंशनली, और क्लॉकवाइज में एंगल इज टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है, दीज आर कन्वेंशंस। अच्छा, आप a1 के साथ a2 ऐड करें तो यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट, लेकिन अगर आप a1 के साथ a2 ऐड ना करें, इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें, फिर भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। मसलन देखिए इधर, ये है वेक्टर a1, इस वेक्टर a1 के दो कंपोनेंट्स है, क्यों, क्योंकि ये प्लेन में है, तो इसका एक कंपोनेंट है a1x, और देखिए दूसरा कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज a1y। गॉट इट। a2 भी प्लेन में है, तो a2 के दो कंपोनेंट्स है, एक है a2x और दूसरा है a2y, दिस इज a2y, सॉरी, ठीक है, लाइक दिस। अब देखें, अगर ये a1y आप इधर ड्रॉ करें या इधर या इधर या इधर या इधर, इट डजंट मैटर बिकॉज दे आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यू कैन से अगर ये a1y में इधर ड्रॉ करूं, दिस इज a1y, और ये a2x अगर आप इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इट डजंट मैटर, तो ये मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं। अब गौर से देखें, हमारे पास अगर आप a1x के साथ a2x ऐड करें तो हमारे पास rx आ जाएगा, और अगर a1y के साथ a2 ऐड करें तो हमारे पास ry आ जाएगा। rx के साथ ry ऐड करें तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, देखिए a1x प्लस a2x प्लस a1y प्लस a2y, तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो याद रखें, अगर आप वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करें बाय अप्लाइंग हिट टू टेल रूल मेथड, फिर भी सेम रिजल्टेंट आता है, और अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड ना करें, इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करें, तो याद रखें फिर भी वी आर गेटिंग द सेम रिजल्टेंट, एंड दिस मेथड इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब अगर आप ऐसा करें कि सपोज इफ आई से दिस इज द origin, दिस इज पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, तो आप गौर से देखिए ये ओ डी बराबर है ओ ई प्लस ई डी, इसी तरह डी बी बराबर है डी सी प्लस सी बी। तो अगर आप ओ डी की जगह आर एक्स लेके, ओ ई की जगह ए वन एक्स लेके और इधर ए टू एक्स, सिमिलरली डी बी की जगह आर वाई लेके
DC की जगह A1Y और CB की जगह A2Y। और फिर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाते हैं। कैलकुलेशन हम नहीं करते, ठीक है। MDCAT में वी डोंट डू एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हम नहीं करते। हमारे पास ये फार्मूला आता है, ये एक फार्मूला है आर। आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू A1 स्क्वेर्ड प्लस A2 स्क्वेर्ड प्लस 2 A1 A2, और यहां पर आप लोग लेके कॉस थीटा। MDCAT में इस फार्मूले को वी कॉल मास्टर फार्मूला। दिस इज अ मास्टर की, क्योंकि इससे हम बहुत सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखें, आमतौर पे कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं। A1 की जगह अगर आप लोग सिंपली A लेके और A2 की जगह B लेके, तो कभी कभार इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और प्लस 2A1 की जगह A, A2 की जगह B, एंड दिस इज कॉस थीटा एंड अंडर द रूट। तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड मास्टर फार्मूला। अच्छा, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, बी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और इस थीटा का मतलब है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इधर देखिए, इस डायग्राम को गौर से देखो। आप मुझे ये बताएं, ये टोटल एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? थीटा 2। ये टोटल थीटा 2 है। अगर आप इस थीटा 2 से ये थीटा 1 माइनस करें, माइनस थीटा 2 से इस टोटल से ये थीटा 1 माइनस करें, तो हमारे पास ये एंगल आ जाता है। तो याद रखिए, कभी कभार इस फार्मूले को हम इस तरह लिखते हैं, देखिए, पर नीड, पर रिक्वायरमेंट। कभी कभार हम लिखते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1, लेकिन थीटा 2 माइनस थीटा 1 का क्या मतलब है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सुने जरा, थीटा 1 का मतलब है द एंगल मेड बाय द वेक्टर A1 या A with the positive x-axis and the anti-clockwise direction। थीटा 2 का मतलब है एंगल मेड बाय A2 या वेक्टर B। थीटा r का मतलब है द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, और थीटा का मतलब है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है। अब अगर आपको एमसीक्यूज में थीटा 2 और थीटा 1 दो एंगल्स गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर दो एंगल्स नहीं है, सिर्फ एक एंगल गिवन है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो फॉर एग्जांपल है, वो एंगल है थीटा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 का मतलब है अगर आप थीटा 2 से थीटा 1 माइनस करें तो दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो आ जाएगा। तो कभी कभार भी अप्लाई दिस फार्मूला एज पर रिक्वायरमेंट इन द एमसीक्यू, और समटाइम्स वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला। अंडरस्टैंड? देखो, ये टोटल एंगल है थीटा 2, थीटा 2 से थीटा 1 माइनस करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाए, दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल आ जाए। अब मसलन एमसीक्यू में लिखा है कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ सपोज 30 का एंगल बना रहे हैं। क्लियर? और दूसरा वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, वो एंगल कितना बना रहा है? लेट अस सपोज वो एंगल बना रहा है 90। क्लियर? कहते हैं कि आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, या द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। तो आप ऐसा करें कि थीटा 2 से थीटा 1 माइनस करें, 90 से 30 माइनस करें तो 60 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इधर 90 और इधर 30 लिखते हैं तो फिर भी 60 आ जाता है, और अगर आप इधर डायरेक्ट 60 लिखते हैं तो फिर भी सही है। अब याद रखिए, इस फार्मूले के डिफरेंट, ये हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, टिप्स पढ़ते हैं। याद रखें, इस फार्मूले का एक फायदा ये है, लुक एट नंबर 1 टिप। अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, दोनों के दरमियान में एंगल गिवन है। क्लियर? तीन चीजें अगर गिवन है तो आप लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फायदा ये है, इस फार्मूले का एक फायदा ये है कि अगर ए गिवन है, बी गिवन है और इनके दरमियान एंगल गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट आर। अंडरस्टैंड? और नंबर टू, शाबाश, नंबर टू है, अगर आपको सपोज ए गिवन है, बी गिवन है और आर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। दो ट्रिक्स। अच्छा, नंबर थ्री, याद रखिए, अगर आप लोगों के पास ए और बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर है, क्लियर, ए और बी के मैग्नीट्यूड सपोज बराबर है, शाबाश, क्लियर, और ये हमारे पास आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो फिर ये वाला जो एंगल है इस पर हम एमसीक्यू करेंगे, डोंट वरी, ये एंगल हमारे पास 120 आ जाएगा, विच इज अ वेरी वेरी स्पेशल एमसीक्यू। मसलन वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बी के बराबर है, तो एंगल कितना होगा? 120, विच इज अ स्पेशल एमसीक्यू। मसलन आपको एमसीक्यूज में गिवन है कि ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन है, तो एंगल कितना होगा? तो एंगल विल बी 120। शाबाश, ये कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। और अगर ये इस तरह है, लुक एट, अगर कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी और इनके दरमियान एंगल 120 है, आपसे कहते हैं आर कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज अ स्पेशल केस। अब मसलन ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है और कहते हैं कि इनके दरमियान एंगल 120 है, तो नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, ये कितना होगा? 10 न्यूटन। अच्छा, अब अगर इस तरह है कि लिखते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इनके दरमियान एंगल 120 है, आपसे पूछते हैं बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना ये है, जितना ये है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। so this is one special MCQ, this is another special, this is another special। इस फार्मूले की स्पेशलिटी ये है कि इफ दिस एंगल इज 120, इज इट, तो फिर ए बी और आर के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, विच इज अ स्पेशल केस, ये आपस में बराबर होंगे, या अगर इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो फिर थीटा विल बी 120। तो दीज आर द टिप्स व्हिच विल बी अप्लाइड। क्लियर? अच्छा, एक बात आप याद रखें, आप मुझे ये बताएं, आर यू रिलैक्स? अच्छा, सोचें, आप मुझे ये बताएं, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर प्लेन में, तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? दो। दो के कितने होंगे? चार। अच्छा, अगर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? हाँ, 2n। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी 2n। इसकी तरफ आई विल बी बैक, डोंट वरी। एक के दो, दो के चार, तीन के छह, चार के आठ, यानी कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी डबल। अगर एक वेक्टर है तो दो, दो वेक्टर है तो चार, तीन वेक्टर्स है तो छह, चार वेक्टर्स है तो आठ, n वेक्टर्स है तो 2n। क्लियर? और अगर एक वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में, स्पेस का मतलब है अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है और यहां पर एक वेक्टर आप ड्रॉ करें, तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स है? 3। there are 3 components, for example like this, look at, if this is x axis, this is y axis, this is z axis, this is space। अच्छा, now look at, गौर से देखो, आप मुझे ये बताएं, x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये z एक्सिस और z एक्सिस, अगर ये वेक्टर इधर है तो ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होंगे। देखिए, वन एक्स कंपोनेंट, अदर वाई। क्लियर? अब अगर ये इधर है तो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। ये इधर है तो एक्स जेड प्लेन में है। लेकिन अगर ये इधर है, नजर आ रहे? अगर ये इधर है तो इसके देयर आर थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तीन है। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अदर इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड अदर इज अलोंग जी एक्सिस। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्पेस में कितने हैं? थ्री। दो के कितने होंगे? छह। तीन के कितने होंगे? नाइन। तो इनके कितने होंगे? थ्री। दोबारा सुने, इफ देयर आर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2n। इफ देयर आर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3n। तो ये दो एमसीक्यूज हैं। नाउ अब दोबारा जरा सुने, अगर एक वेक्टर प्लेन में है, प्लेन में, और आपसे कोई पूछे कि इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, तो कितने होंगे? एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने पॉसिबल है? शाबाश, कितने पॉसिबल है? एक वेक्टर के प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो पॉसिबल है, स्पेस में तीन पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए, कंपोनेंट्स कितने पॉसिबल है? इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मैंने रेक्टेंगुलर लफ्ज नहीं लिखा है। रेक्टेंगुलर इसे इसी सेंस में कहते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 90। मसलन a1x और a1y के दरमियान द एंगल इज 90। तो ये और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना? देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है a, दिस इज अ वेक्टर a। तो इसका एक कंपोनेंट है ax और दूसरा कंपोनेंट है ay। ठीक है? इन दोनों को वी कॉल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर आप इसका पैरेलल ड्रॉ करें तो ये है, आप इसका पैरेलल ड्रॉ करें तो ये है। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल। तो बस these two components are called rectangular components. Noor what so these are rectangular components because they form the sides of a rectangle. They are at right angle to each other. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर प्लेन में है या स्पेस में, उसके कंपोनेंट्स कितने पॉसिबल है, तो इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में दो, स्पेस में तीन। मसलन इस तरह, ये एक वेक्टर है, आपसे कोई पूछे इसके कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल है, तो इन नंबर ए, इसका एक कंपोनेंट ये पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है, तीसरा ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पर क़यामत पूरे इन तमाम को ऐड करें तो यू आर गेटिंग दिस। और आपको पता है दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर को हमने इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो प्लेन में दो और स्पेस में तीन। लेकिन कंपोनेंट्स कितने होंगे? अच्छा, अब अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, सुने जरा, अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए, अ वेक्टर ए लाइज इन प्लेन, दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। अगर नीचे लिखा है 2, 3, n, ऑल ऑफ देम नन, तो n। अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए, अ वेक्टर ए, या इस तरह लिखा है कि इफ इन नंबर ऑफ वेक्टर्स लाई इन प्लेन, द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी 2n। अगर नीचे लिखा है 2n, n, n स्क्वायर्ड, n प्लस 2, n क्यूब, प्ला प्ला प्ला, तो 2n। If n number of vectors lie in space, the number of rectangular components will be 3n। नीचे लिखा हुआ होगा 3n, n क्यूब 3, ठीक है,
n+3 फ्ला फ्ला फ्ला, तो यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अच्छा देखें, this is MCQ number 1 and we have to apply the same master formula, we have to apply the same master key, ठीक है। लिखा है two vectors A and B of magnitudes 6 न्यूटन and 8 न्यूटन, यानी इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका भी गिवन, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, यानी दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो है 60। तो हमें क्या गिवन है, डायरेक्ट थीटा गिवन है, थीटा 1 और थीटा 2 ना, बस डायरेक्ट थीटा गिवन है। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी, तो ये आप जितना भी ट्राई करें इसको सॉल्व करना मुश्किल है जब तक आपको उस फार्मूले का पता ना हो। तो आप लोग फार्मूला अप्लाई करें, वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। फार्मूला ये है, देखो, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड प्लस 2ab और इधर cos थीटा और अंडर द रूट। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो a कितना है 6 न्यूटन, ठीक है, और b कितना है 8 न्यूटन और प्लस 2, दिस इज 6 न्यूटन, दिस इज 8 न्यूटन एंड द एंगल इज 60 एंड दिस इज अंडर रूट। तो ये मैं लिख सकता हूं, दिस इज 36 न्यूटन स्क्वायर और 8 8 आर 64 न्यूटन स्क्वायर प्लस 8 6 आर 40, 6 8 आर 48, तो ये 48 न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर, और इधर ये 2 आप इधर लेके, ये 2 और cos 60 हाफ के बराबर, अंडरस्टैंड। तो देखें ये आ जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल, 36 न्यूटन स्क्वायर और प्लस 64 100 प्लस 48, तो इससे आ जाएगा 148 न्यूटन स्क्वायर अंडर द रूट। ये न्यूटन स्क्वायर अगर बाहर चला जाए तो आप लोग देखें, वी आर गेटिंग दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। वी अप्लाइड द फार्मूला एंड वी गॉट द ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, शाबाश। अच्छा ओके, दिस इज MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 है टू वेक्टर्स A and B of magnitudes 3 न्यूटन and 4 न्यूटन are inclined at an angle of 90, मतलब they are making the sides of an sides of a right angle triangle। आप इधर डायरेक्ट पैथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वी कैन से फार्मूला जिंदाबाद, ये वाला जो फार्मूला है दिस इज जिंदाबाद। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, आर, देखें, आर इज इक्वल टू a1 स्क्वेयर, सॉरी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। तो इधर लिखो 3 न्यूटन स्क्वेयर, इधर लिखो 4 न्यूटन स्क्वेयर, और इधर लिखने की जरूरत नहीं है 2ab एंड दिस इज cos 90। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज cos 90, जीरो, तो बस इसके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम कि ये दोनों मल्टीप्लाई करो और फिर cos 90 एंड फॉरगेट अबाउट। सो आई विल राइट दिस इज 9 न्यूटन स्क्वेयर और दिस इज 16 न्यूटन स्क्वेयर, 9 plus 16 25, this is 25 न्यूटन स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 और n स्क्वायर का n, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 5 न्यूटन। अच्छा देखें, MCQ नंबर 3 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी r का जो मैग्नीट्यूड है of two vectors of equal magnitude, each f
यानी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स एफ है, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी एफ है, तो कहते हैं द एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा 120। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं जस्ट फॉर यूर आपकी तसल्ली के लिए मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब मसलन देखें, अगर इस तरह लिखा है कि दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, इनके दरमियान एंगल तो 120। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, एंगल विल बी 120। दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, दूसरे का भी 50 न्यूटन है, रिजल्टेंट का भी 50 न्यूटन है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज अ स्पेशल केस, द एंगल विल बी 120। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल टू ए स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा अंडर द रूट। क्लियर? शाबाश। आप ऐसा करें, लुक इट, कि ए की जगह एफ लिखो, ए का मैग्नीट्यूड एफ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, तो 2f एफ स्क्वेयर्ड, और दिस इज कॉस थीटा। आर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी एफ है, दिस इज एफ, अंडरस्टैंड, और इधर स्क्वायर रूट, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट आप खत्म करें, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट है तो इधर एफ, स्क्वायर रूट खत्म करे तो ये एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये मैं लिख सकता हूं एफ स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एफ स्क्वायर्ड प्लस एफ स्क्वायर्ड, 2f स्क्वायर्ड प्लस 2f स्क्वायर्ड इंटू कॉस थीटा। और ये मैं लिख सकता हूं अगर ये इस साइड पे आ जाए तो एफ स्क्वायर्ड माइनस 2f स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2f स्क्वायर्ड इंटू कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर्ड, और दिस इज 2f स्क्वायर्ड इंटू कॉस थीटा, दीज आर गॉन, यहां पर क्या रह गया -1, वो -1 अगर आप इधर लिखें, और ये है 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज -1, तो cos थीटा बराबर होगा -हाफ। अगर आप थीटा कैलकुलेट करें cos इनवर्स -हाफ, याद रखिए cos इनवर्स -हाफ 120 के बराबर है, cos इनवर्स -हाफ 120 के बराबर है, cos इनवर्स हाफ 60 के बराबर है। आपको पता है cos 60 इज हाफ, तो cos 120 इज, आपने एक रूल पढ़ा है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अगर एंगल 60 है तो वेक्टर या रिजल्टेंट कहां पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो कॉस भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये इधर लाई करते हैं, इफ द एंगल इज 120, तो वेक्टर कहां पर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव, तो cos इज नेगेटिव, तो देयरफॉर थीटा इज cos इनवर्स माइनस हाफ इज 120। लेकिन याद रखें एमडीकेट के पेपर में इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज वी आर गिविंग यू ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने एमसीक्यू के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना है, फॉरगेट अबाउट दिस कैलकुलेशन, ठीक है, तो बस 120, नो नीड ऑफ दिस कैलकुलेशन, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो बाकी एमसीक्यूज है इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।